नमस्कार, टोटल न्यूज पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जींद का चुनाव खासा अहम होने जा रहा है। सभी पार्टियां अपना पूरा दम लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी, लेकिन घोषणा होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बगावत के सुर भी उभरने लगे हैं। तो वहीं मांगेराम गुप्ता ने भी साफ कर दिया है कि वो जींद उपचुनाव से दूरी बनाकर रखेंगे, यानी कि जींद के रण में अभी काफी दिलचस्प पहलू आना बाकी है। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी है कि जब सभी उम्मीदवार सामने आ जाएंगे तो फिर किसमें कितना होगा दम, होगी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आज की खास चर्चा में हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता रमन मलिक साहब इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा साहब हमारे साथ इस चर्चा में हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि अब तक की स्थिति में किस तरह की रणनीति दिख रही है। जींद के उपचुनाव में सभी पार्टियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन ऐलान के साथ ही बगावत के सुर भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल जींद के इस रण में दिख रही है, देखिए रिपोर्ट, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। माता रानी के आगे शीश झुकाते और आशीर्वाद मांगते ये जींद के पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के पुत्र डॉक्टर कृष्ण मिड्डा हैं, जिन्हें बीजेपी ने जींद उपचुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जैसे ही बीजेपी हाईकमान की तरफ से कृष्ण मिड्डा को अपना उम्मीदवार घोषित करने की खबर आई, कृष्ण मिड्डा के घर पर समर्थकों का जमावड़ा लग गया और जमकर खुशी मनाई गई। तो वहीं खुद कृष्ण मिड्डा ने इस मौके पर माता रानी के आगे सिर झुकाकर जीत का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर कृष्ण मिड्डा ने बीजेपी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया और जींद के संपूर्ण विकास का दावा करते हुए अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करने का भरोसा दिया। मेन रूप से मुद्दे तो जो थोड़ी सी सड़कों की व्यवस्था है और सीवरेज पानी की और ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी की समस्या, जिनमें निरंतर मेरे पिताजी भी लगे रहे, काफी हद तक सफलता भी मिली उन्हें इन 4 सालों में। उन्हीं के रुके हुए कार्यों को बढ़ाने का काम करूंगा और उद्योग के लिए जो विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा जाएगा कि जींद में कोई उद्योग स्थापित किया जाए जिससे बेरोजगारों को नौकरी मिले। वहीं कृष्ण मिड्डा के सामने उम्मीदवार घोषित होते ही बीजेपी के दूसरे दावेदारों को मनाने की चुनौती भी है, जिस पर मिड्डा का कहना है कि बीजेपी में सभी नेता और कार्यकर्ता पार्टी और देश के लिए काम करते हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि नाराजगियों को भी वो दूर कर लेंगे। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नियम बना हुआ कि सबसे पहले आप देश को और फिर पार्टी को और फिर अपने आप को समझे, तो मुझे उम्मीद है कि उनसे मिला जाएगा और उनकी जो थोड़ी बहुत नाराजगी होगी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि सब पार्टी में अपनी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। गौरतलब है कि जींद उपचुनाव में बीजेपी ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर पहला पड़ाव तो पार कर लिया है। अब बारी दूसरे पड़ाव की है। आपको बता दें कि कृष्ण मिड्डा इनेलो के पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के पुत्र हैं। हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद ही जींद में उपचुनाव हो रहा है। हरिचंद मिड्डा के पुत्र कृष्ण मिड्डा ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है, जिसके बाद बीजेपी ने कृष्ण मिड्डा को अपना उम्मीदवार घोषित कर उन पर ये बड़ा दांव खेला है। उधर जींद उपचुनाव को लेकर भाजपा ने नारा भी दिया है, जींद की जिद भाजपाई। बहरहाल अब देखना ये होगा कि भाजपा की जींद को पाने की ये जिद जनता पूरी करती है या नहीं, क्योंकि जींद विधानसभा सीट पर पिछले 12 बार हुए चुनाव में एक बार भी यहां कमल नहीं खिला है। ऐसे में इस बार की बीजेपी की जींद को जीतने की ये जिद क्या पूरी हो पाएगी, ये अब 31 जनवरी को पता चलेगा, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। रमेश सिंह रोहा, टोटल न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। रमन मलिक साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। आपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान क्या किया? आपके प्रदेश सचिव जवाहर सैनी नाराज हो गए, कह रहे हैं 32 साल पे 2 महीने भारी पड़ गए। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता जी जो अपनी तैयारी कर रहा हो तो टिकट मांगने का अधिकार एक डेमोक्रेटिक पार्टी में सबका होता है, लेकिन पार्टी को इस समय विनेबिलिटी देखने का और जो भी मानक रहे होंगे, जो कमेटी है उसने वो डिसाइड करे। मेरे को ये लगता है कि जवाहर जी हमारे एक अनुशासित और
एक प्रतिभावान कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी हैं, वह इस सिचुएशन को अपने आप संभालते हुए अग्रिम रूप से इस चुनाव में आगे बढ़ के अपना कर्तव्य निभाएंगे, तो उसमें वैसी कोई बात नहीं है। जी, लेकिन रमन मलिक साहब, कहा यह जा रहा था कि कृष्ण मिड्ढा भारतीय जनता पार्टी में आए ही इसी शर्त पे थे कि उनका टिकट फाइनल होगा यहां से। देखिए, कहने को करने को बहुत चीजें होती हैं जी, तो उसके ऊपर ना जाए। सुनने सुनाने की बातें बहुत होती हैं। मेरा इतना मानना है कि पार्टी को विजयश्री दिलाना ये हर कार्यकर्ता का एक परम कर्तव्य है, और हम विजयश्री से कम कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, केवल ढींगरा साहब, आपका रुख करूंगा। क्या कुछ चल रहा है पार्टी के भीतर? 2 दौर की बातचीत हो गई, लेकिन फाइनल अभी तक नाम नहीं हो पा रहा है। हालात वही नजर आ रहे हैं कि गुटों में पार्टी दिख रही है, और एक गुट की तरफ से नाम आता है तो दूसरा गुट विरोध कर देता है। क्या कुछ आज शाम तक रिजल्ट निकल पाएगा? नहीं, ये डेमोक्रेसी का चेहरा है बेसिकली। आप ये देखिए, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है इस पार्टी के अंदर, और जो भी मंथन करके जो भी उम्मीदवार को आज पार्टी बताएगी, वो पार्टी, वो जो उम्मीदवार होगा वो बिल्कुल जो है उसके बारे में सभी लोग इकट्ठे मिलकर प्रचार करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, रमन मलिक साहब डेमोक्रेसी का चेहरा बताते हैं कि उनका एक जो कार्यकर्ता 32 साल से काम कर रहा है, उसे टिकट नहीं मिलता, दूसरे को मिल जाता है, तो डेमोक्रेटिक बात कही जाती है। आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है कि आप अलग अलग धड़ों में बटे हैं, बातचीत हो रही है लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है। डेमोक्रेसी आखिर पार्टियों के भीतर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार तय हो रही है। केवल जी, नहीं, जो पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हीं में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। इनकी तरह नहीं कि बाहर से आदमी लिया और उसको थोप दिया उनके ऊपर। ये जो कृष्ण मिड्ढा हैं, ये तो इनके फादर तो जो थे वो INLD से MLA थे, और दूर दूर तक कहीं कृष्ण मिड्ढा जी का बीजेपी के अंदर कहीं रोल ही नहीं है। तो हाल ही में ज्वाइन किए और हाल ही में इन्होंने डेमोक्रेटिक बना दिया उसको। अब ये तो यही जाने कि कौन सा किस तरह से उसको डेमोक्रेटिक ये बात करते हैं। हमारे जो लोग हैं वो तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें से एक आदमी को टिकट देंगे। ठीक है, ये अरे मलिक साहब, आपको समझ तो है नहीं, आप अपनी बात को ढिंढोरा पीट देते हो। कौन सी डेमोक्रेसी है आपकी पार्टी की? नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस के कितने आदमियों को मेयर के रूप में आपने उतारा? आपके अंदर कौन सी डेमोक्रेसी है? आप तो उठा के अपने कहीं से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आपका तो ये काम है। ठीक है, कुनबा तो जोड़ लिया, अभी तो नहीं करी। अरे कहाँ है आपका कुनबा? लेकिन मलिक साहब जी, मलिक साहब, मैं तो ये पूछना चाहूंगा ढींगरा साहब से। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक सवाल उठाया, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो हाल ही में बाजवा साहब के गले मिलके आए थे सिद्धू साहब, वो क्या सोनिया गांधी जी दहेज में नहीं? अब मलिक साहब, वो कहीं और चली जाएगी डिबेट। आज जींद पे चर्चा है तो उसी पे कर लेते हैं। नहीं, इटली पे भी कर लीजिए ना साहब। ठीक है, जींद पे कर लेते हैं। और पिज्जा खा लेते हैं, इटालियन पिज्जा खा लेते हैं जी, तो कम से कम इटालियन बात भी कर लें। अरे नहीं मलिक साहब, ये जींद पे ही चर्चा करते हैं। एक जिस तरह से केवल ढींगरा साहब ने सवाल उठाया कि पार्टी के भीतर आप लोग जो कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार करने की बात उन्होंने एक तरह से कही है, और आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो नाराजगी अभी तक जाहिर हो रही है, सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीजें सामने आई हैं अभी तक, वो भी ये दर्शा रहा है कि पार्टी का कार्यकर्ता आहत हो रहा है। आपने 2 महीने पहले किसी को पार्टी में लिया, उसे टिकट दे दिया। ये पार्टी अपने अपने हिसाब से तय करती है। मैं मानता हूं कि जीत जरूरी होती है, उस हिसाब से रणनीति बनाई जाती है, लेकिन कितना इसे आप न्याय संगत मानते हैं? देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है जी कि मार्टर्स डोंट विन द बैटल, दे मे विन अ वॉर बट दे डोंट विन अ बैटल। और दूसरी है जी, जिसको नहीं भूलना चाहिए कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। द फर्स्ट एक प्रशस्त पॉइंट है जी कि चुनाव जीतना, चाहे आप 1 वोट से जीते हैं, चाहे आप, अब मध्य प्रदेश का है, ये बार बार बोलते हैं कि हमने मध्य प्रदेश जीता,
हालांकि वोट हमारे ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये विजयश्री इनके पास है जी, कैसे आई वो अलग विजय है, लेकिन आज विजय ये है। तो विजय होने के बाद शहीद होने से आप जंगे नहीं जीतते, आपको जंग जीतने के लिए जीवित होना चाहिए। और एक जीवित चेतन पार्टी हमेशा ये करती है कि पहले जीतिए। हम प्रशासन अच्छा देते हैं, ये सबने देखा। हम काम अच्छा करते हैं, ये सबने देखा। हम काम करके सबको मिला के चल सकते हैं, देश हित को सबसे ऊपर रखते हैं, ये सबने देखा। तो मेरे ख्याल से आज विषय ये है जी कि इन्होंने तो कर दिया, जी, बीजेपी ने तो कर दिया ऐलान, ठीक है। अब हम क्या करें, क्योंकि कैंडिडेट ना आईएनएलडी के पास है, जी ना जेजेपी के पास है, जी, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, क्योंकि इनकी एक वो आई थी रंजीता जी किसी चैनल पे, वो जी। बोल के गई थी इतना बड़ा नाम देंगे, इतना बड़ा नाम देंगे, इतनी बड़ी शख्सियत देंगे कि सब उसके सामने बोलने देखेंगे। तो मैं वो आज भी देखना चाहता हूँ कि 10 तारीख तक जी। वो कौन सी बड़ी शख्सियत है जी, और कौन सी कांग्रेस की कौन सी बड़ी शख्सियत है जिसको वो लॉन्च करेंगे। ठीक है केवल ढींगरा साहब, इसका जवाब भी चाहूंगा, साथ ही जीतना भी तो जरूरी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार का नाम तय कर दिया, ठीक है, वो कब पार्टी में आए कब नहीं आए वो पार्टी ने तय किया और एक उम्मीदवार उन्होंने सामने तो रखा, लेकिन अभी तक कांग्रेस में यह तय नहीं हो पा रहा है कि फैसला कौन करेगा, कब नाम आएगा, क्योंकि वक्त लगातार बीत रहा है। उम्मीद तो यह थी कि इस चुनाव के लिए आपके पास तैयारी पहले से होगी और आप लोगों का नाम तो सबसे पहले आना चाहिए था। मलिक साहब, ये बात जो अभी कह रहे हैं, मैं इनकी बात का थोड़ा सा जवाब दे दूं। इन्होंने 5 स्टेटों का भी चुनाव देखा, ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, 5 स्टेटों में बीजेपी की हार हुई। अभी इनको मालूम नहीं पड़ा, अभी इनको समझ में नहीं आई कि 5 स्टेटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। और दूसरी बात फिर ये उसी की बात करते हैं, कैंडिडेट मैटर करता है। आपकी बात सही है, कैंडिडेट इन्होंने इधर उधर से लाके कोई कैंडिडेट लगा दिया, चलो अच्छी बात है, कैंडिडेट इन्होंने लगा दिया, हमारा भी आज तय हो जाएगा कैंडिडेट तय होने से क्या है, कैंडिडेट तय हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। इनकी जो दर्द है वो इनका जो है वो जुबान से धड़कता है कि क्योंकि इन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब वो कांग्रेस मुक्त हुआ नहीं क्योंकि ये बीजेपी युक्त हो गए। इनका काम जो है लुप्त होने के ऊपर आ रहा है अब, क्योंकि जितनी स्टेटों के चुनाव होंगे, अभी लोकसभा का चुनाव होगा, इनको उसका आकलन दिख जाएगा, इनको पता लग जाएगा कि ये कहां कौन से पानी में खड़े हैं। ठीक है, फिलहाल इंतजार आपके उम्मीदवार के नाम का है, वो बहुत जल्द आ जाए तो फिर लोग तय करें। वीरेंद्र सोनी जी, आपका रुख करूंगा, अभी तक की स्थिति में क्या नजर आ रहा है? सभी पार्टियां उम्मीदवार जो लेकर आ रही हैं, अब तक भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार घोषित हुए हैं, वो भी उनकी पार्टी में अभी ताजे आए थे 2 महीने पहले, और दूसरी पार्टियां अभी इंतजार में है कि आखिर उम्मीदवार बनाए तो बनाए किसे। क्या इतनी कमी उम्मीदवारों के हो गई है कि भारतीय राजनीति में कि एक अच्छा उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस चुनाव का महत्व इसलिए भी ज्यादा है जी, क्योंकि लोकसभा के उसके साथ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, जो भी विधायक बनेगा थोड़े समय के लिए बनेगा, लेकिन इसके बीच भी ये अस्तित्व की लड़ाई है, राजनीतिक दलों के अस्तित्व की लड़ाई है, और इससे तय होगा कि लोकसभा में और विधानसभा में किस दल का साम्राज्य रहने वाला है। तो इसलिए सभी दल जो है बड़ा सोच समझ कर चल रहे हैं। बीजेपी का जब से कृष्ण मुंडा बीजेपी में आए थे, शामिल हुए थे, मनीष ग्रोवर जी के माध्यम से चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तभी से इस संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि कृष्ण मिड्डा जींद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में भी सुगबुगाहट थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं में निराशा है, ये क्षणिक होता ही है। जब टिकट नहीं मिलती तो उनमें निराशा आती है। जब 2014 का चुनाव था, सुरेंद्र बरवाला जी आए तो वो भी बीजेपी कैडर से नहीं थे, और बीजेपी में जींद में तो बीजेपी कभी जीती नहीं है। तो इसलिए जो अन्य दलों हैं उनके अस्तित्व की लड़ाई है। जननायक जनता पार्टी और इनेलो में से कौन प्रत्याशी होगा, सबकी निगाह इसके ऊपर लगी हुई है। उन दोनों के दलों के अस्तित्व की लड़ाई है, सबकी निगाह उस ओर है। कांग्रेस का तो देर से उम्मीदवार कल अंतिम दिन है, सुबह तक सबके उम्मीदवार तय हो ही जाएंगे। ठीक है, यानी वीरेंद्र सोनी जी, साफ है कि राजनीति में न विचारधारा मायने रखती है, न संगठन की तरफ निष्ठा मायने रखती है, मैटर यह करता है कि आप जीत दिला सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, जिताऊ चेहरा कौन सा है इस समय, तो ये रह गया, जिताऊ चेहरा कौन सा हो सकता है, उसी पर पार्टी अपना दांव लगाती है। अब सिद्धांतों की बात छोड़ दीजिए, अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई अधिक अंतर नहीं है। जो जिताऊ चेहरा होगा पार्टी उस पर अपना दांव लगाएगी।
ठीक है रमन मलिक साहब, जैसा वीरेंद्र सोनी जी ने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार अब अहमियत रखता है, विचारधारा या संगठन के प्रति निष्ठा ये कहीं मायने नहीं रखता, अगर जिताऊ उम्मीदवार है तो कोई भी चलेगा। रमन जी देखिए, आप एक चीज देखिएगा जी, मैं आपको वही एक एग्जांपल देना चाहूंगा जी कि अगर आज आप खुल के मानक सेट कर लीजिए 4-5 जो आपका मन करे, ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी और दल से कांग्रेस में गए हों या किसी और दल में भी गए हों, उनका आकलन कर लीजिए, और जो कैंडिडेट हमारे पास आए हों उनका आकलन कर लीजिए, ठीक है, और उसमें ये देखिए कि भूत में क्या थे और वर्तमान में क्या है वो, ठीक है, उनकी कथनी करनी, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा कि ये ऐसा स्कूल है जहां डिसिप्लिन तो अपने आप ही ले आते हैं, ठीक है, और अगर कोई मेधावी छात्र है तो उसको सिर्फ इसलिए। जी रमन जी ठीक है, रमन जी के पास जाऊंगा, कुछ ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन केवल ढींगरा साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता जा रहा है, कोई उम्मीदवार है वो जा रहा है, आपकी पार्टी छोड़ के जाए या दूसरे की पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक जीत के तौर पे रख रहे हैं कि उनकी विचारधारा से लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसलिए लोग उसकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में दिक्कत कहां आती है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी को भी उठा के कहीं भी ले जाए। वो तो बात ये हो रही थी कि वहां पे इनकी मुखालफत शुरू हो गई, जब इन्होंने बाहर से कैंडिडेट लाया और उसको टिकट दे दी तो दूसरे लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो नाराज हो गए। ये तो इस बात पे मैं चर्चा कर रहा था, मैं इस बात का ही जवाब दे रहा था, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं से भी, चाहे ये आसाम से लेके आ जाए कोई कैंडिडेट, हमें क्या फर्क पड़ता है। बट बात यह है कि जो मलिक साहब भी बोल रहे हैं, इनकी कहानी समझ में नहीं आती कि इनको दर्द किस बात का है। कांग्रेस का कैंडिडेट आज तय हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस जो बीजेपी ने 4.5 साल के अंदर जो हरियाणा का हाल किया है, आप ये देखिए कितनी लूट घसूट, कितना लोग आहत हो चुके हैं, किसी की कोई जॉब नहीं मिल रही, किसी की जो नोटबंदी और जीएसटी में कितनी जानें चली गई, कितना लोगों का नुकसान हो चुका, 3 बार हरियाणा जला, हरियाणा का कितना नुकसान किया इन लोगों ने, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 3-5 स्टेटों का चुनाव का रिजल्ट देख लिया, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, आप ये देखिए 3.25 एकड़ जो जमीन है गुड़गांव की, सेक्टर 12A की, मलिक साहब वहीं से आते हैं, और वो जो जमीन है वो बेश कीमती जमीन है, 2000 करोड़ की करीबन जो जमीन है, उसको 1981 की जो एक्वायर हुई थी जमीन, इसको रिलीज करने का काम दिया, बिल्डरों को देने का काम कर दिया इस सरकार ने। आप ये देखिए कितना बड़ा घोटाला कर रही है ये सरकार, और फिर भी उसके बाद चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उसका जवाब देने से भागते हैं। असली बात जो है, इतनी बड़ी घोटाले की सरकार इतनी बड़ी बातें बड़ी बड़ी करके और उसके बाद भी जीत का दावा करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या बात करना चाहते हैं। मलिक साहब, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इसका काउंटर चाहूंगा। मैं ये बोल रहा हूं सर जी कि इनसे ये पूछिए कि ये 2000 करोड़ की जमीन बता रहे हैं जी, आधे पैसे में मैं इनको दिलवा देता हूं, चाहे सरकार से चाहे कैसे भी, ये 1000 करोड़ दे देना उसके। केवल जी कितने की है तो मलिक साहब? वैसे वो जमीन विवादित है, वो क्लियर नहीं है, अभी भी उस पर मैं कह रहा हूं वो जमीन जो थी वो उसका जो मुआवजा है 1981 में गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया। अब ये बताओ आपने रिलीज क्यों किया उस जमीन को? सर अगर रिलीज करी होगी तो नियमों के अनुसार करी होगी, कोई घर की खेती है नहीं हुड्डा साहब की तरह। मैं कहता हूं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप उस बात का जवाब दें, आप प्रवक्ता हैं, आपके इलाके की जमीन है, सेक्टर 12A की जमीन है, आप मुझे ये बताएं कि वो रिलीज क्यों की आपने, और आपने बिल्डर्स को क्यों दी वो औने पौने दाम में? कहां दी है वैसे? अभी बिल्डर किसको दी है? अगर रिलीज होगी तो ओनर को होगी ना, बिल्डर को तो नहीं हो जाएगी रिलीज। ओनर कहां है वहां? इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बन रही है वहां? देखिए आपने वो जमीन जो है बड़े बड़े बिल्डर्स को दी है सर, हमने बड़े बिल्डर एक फ्लैट जो है वो हमने ना बड़े बिल्डर वाड्रा जी को दी है, ना बड़े बिल्डर रामकृष्ण को दी है, ना बड़े 3 एकड़ जो जमीन है 2000 करोड़ की जमीन है, उसके अंदर सिर्फ फ्लैट बन रहे हैं, चौतरफा उसके अंदर फ्लैट बने हुए हैं। और वो जो
एग्रीकल्चर को नहीं गई है। सर ऐसा है, उस जमीन के लिए मैं आग्रह करूंगा चैनल को कि कल परसों जब भी उनको उचित रखे एक पूरी डिबेट रख ले, हम उस पर भी पूरी बात कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि जो जींद का चुनाव है उसमें हुड्डा गुट से, सुरजेवाला गुट से, शैलजा गुट से, बिश्नोई गुट से, जिंदल गुट से और सभी कांग्रेस के लोग हैं हो तो उनसे एका बना के सभी कांग्रेस के लोग हैं। हाँ ठीक है, आपने जो टिकट दी है कृष्ण मिड्डा जी को वो अरे गुट से हैं, आप बताइए वो अनिल विज गुट से हैं, कैप्टन अभिमन्यु गुट से हैं, धनखड़ गुट से हैं या रामविलास शर्मा गुट से हैं? अरे कम से कम बात तो पूरी सुन लीजिए। ऐसा हमारे यहाँ तो कोई गुट नहीं है, ना हम सर फोड़ते हैं किसी का। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये गुट ही तो है। अरे सुनिए ढींगरा साहब, कई बार आप ना ठीक है, ओबीसी गुट कितने गुट है आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो एक ही गुट है, भाजपा। ठीक है, नहीं है ना, वो बुद्धि वाले जगह जो एक भी नाम 26। सुनिए राजकुमार सैनी की सुन लीजिए राजकुमार सैनी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसको बांटने की थी? कुत्ते को रोटी देंगे, उसको नहीं देंगे, इसको देंगे। ओबीसी ब्रिगेड क्यों बनाई थी राजकुमार सैनी ने? क्यों जाट रक्षण में इतना बड़ा घी डालने का काम किया? प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ी आपने? सर आप ही की बनाई हुई प्रकाश सिंह कमेटी है, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ते आप? केवल जी रमन जी को सुन लेते हैं, फिर ब्रेक का समय हो जाएगा। जी रमन जी। तो मेरा सिर्फ इतनी सी बात है जो मैं करना चाहता था और जिसका जवाब ढींगरा साहब नहीं देना चाहते, वो सिर्फ ये है कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज के समय पे इनका कैंडिडेट आज भी नहीं आया, कोई बात नहीं, ये 10 तारीख को भी दें, 11 तारीख को दें, ये उनकी मर्जी। लेकिन मैं ये जितने गुट गिना रहा था कि इन गुटों में से एकजुट होना ठीक है क्यों मुश्किल पड़ रहा है? ठीक है, आप अब जो जींद का चुनाव है, देखिए केवल जी और रमन जी, देखिए इस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो आप लोगों के चलते रहेंगे क्योंकि आप अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, तो चुनाव हो या ना हो आप लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। लेकिन इस बीच जो जींद चुनाव को लेकर जो अहम एक रोल जिनका नजर आ रहा था, मांगेराम गुप्ता, जिनको लेकर हर पार्टी चाह रही थी कि वो उनकी पार्टी के उम्मीदवार बने, उनको टिकट मिले, उनका क्या कुछ कहना है वो पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। पास मैसेज भी आए हैं भाई दिल्ली आ जाओ, 1-2 पार्टियों से। मैंने कहा मैं दिल्ली कब तक गया ही नहीं, अब क्या जाऊंगा, लास्ट दिन पे मैं दिल्ली क्यों जाऊं? मैं पहले जाता, टिकट लेनी होती मैं दिल्ली पहुंच जाता। जब मैंने इलेक्शन लड़ना नहीं ना टिकट लेनी, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा? मेरे यहाँ आओ, मेरे मुताबिक को मेरे को जचेगी तो मैं अपनी बात कर लूंगा, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं। तो आपके अनुसार कौन सी पार्टी मजबूत है फिलहाल? ना मुझे नहीं पता, सारी मजबूत है। तो मांगेराम गुप्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा सारी पार्टियां मजबूत हैं, मुझे कहीं नहीं जाना, जिसे टिकट देना यहां आए। और वो फिलहाल जींद उपचुनाव से अब किनारा कर चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। केवल ढींगरा साहब, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करूंगा कि आखिर मांगेराम गुप्ता की इतनी डिमांड क्यों थी पार्टियों के लिए। तो किसमें कितना दम, जींद के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं और हर पार्टी ये चाह रही है कि जींद का रण वो जीत सके। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा के लिए बने हुए हैं और चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र सोनी जी, सबसे पहले मैं अब आपके पास आऊंगा। जिस तरह से मांगेराम गुप्ता को लेकर सभी दल जोर लगा रहे थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जननायक जनता पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल, सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। और वीरेंद्र सोनी जी के पास जाऊं, तकनीकी समस्या उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन केवल ढींगरा जी मैं आपके पास आता हूं। आपने भी पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से मांगेराम गुप्ता को आ जाएं आपकी तरफ और उनको टिकट दिया जाए, वो चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने आपके एक नेता का भी जिक्र किया है, कहा है कि जब तक वो पार्टी में रहेंगे तब तक मैं कांग्रेस नहीं आऊंगा। चाहता हूं, हमारे के पास तो बहुत कैंडिडेट है और हमारे पास एक फेयर लिस्ट है कैंडिडेट्स की, और हमें कोई ऐसा दिख नहीं है कि हमने किसी इसको उम्मीदवार बनाना या उसको। हमारे पास तो एआईसीसी में मंथन चल रहा है और कई कैंडिडेट हैं उसके अंदर, उसमें से एक बनेगा। और आपको ये बताना चाहता हूं, हमारे पास तो ज्यादा लिस्ट है, इसी वजह से मंथन हो रहा है।
और आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें मांगेराम गुप्ता जी भी तो कांग्रेस में ही रहे हैं और वो कांग्रेस से बाहर नहीं गए कभी। अभी तो दूसरी पार्टियां जो है वो उनको दे रही हैं, जिस तरह से इन्होंने कृष्ण मिड्डा जी को उठा के लेके आए हैं बीजेपी वाले, तो इस तरीके से मांगेराम गुप्ता जी से भी बात कर रहे होंगे वो लोग। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनमें से एक आदमी का चुनाव हो जाएगा और आज रात को शाम तक आपको ये चीज पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो इस समय हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी लगा लो, उसके हालात बहुत खराब है। 4 साल में हरियाणा का हाल जो किया, और जिस तरह से हम अपना INLD और JJP बन गई, चाचा भतीजा की 2 फाड़ हो गई। अब 2 फाड़ जो है पार्टियां आपस में किस तरीके से लड़ेंगी, और इनके नेता जो हैं वो 10 साल में भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बैठे हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं पब्लिक में जाएंगी, और उसके बाद पब्लिक क्या चीज सोचती है, किस तरह से जवाब आएगा, अंदर जाने की तैयारी में। ठीक है रमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लोग कौन होते हो तैयारी में? आप लोग कौन हो तैयारी में? आप लोगों के पास कुछ नहीं है। CBI का मिसयूज जो आप लोगों ने किया, अभी तक सारी चीजों को मालूम है। कल ही कोर्ट से डांट पड़ी इस मामले में, कल ही डांट पड़ी है, लोक वर्मा जी की वापसी हो गई। अरे सुन लीजिए ना, ठीक है केवल जी, आपको दर्द इस बात का होता है, फिर आलोक वर्मा जी को जाएंगे तो आप मिलने जाओगे? अरे केवल जी, मैं आऊंगा आपके पास। रमन जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले वीरेंद्र सोनी जी के पास जा रहा हूं। फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को क्यों सुप्रीम कोर्ट डांट मार रही है कि आलोक वर्मा जी की वापसी करती है? इनको ना तो सुप्रीम कोर्ट की डांट का वो लगता है, इनको कोई शर्म नहीं है। ये सारी शर्म खो चुकी पार्टी। दिक्कत ये है शर्म खो चुकी पार्टी। आप मीडिया आप लोगों का हाल देखो क्या हो रखा है, आप लोगों का हाल देखो क्या रखा है। ठीक है केवल जी, वापस जीत के लौटते हैं। भाई साहब, आप लोगों का हाल देखो क्या हो रखा है। आप लोग इतनी तो शर्म कीजिए करो, ऊपर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हमारी जो व्यवस्था है, सुनिए, हमारी व्यवस्था का एक स्तंभ है जुडिशरी, और जुडिशरी जब इस तरह का फैसला करती है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात आती है, तो इन लोगों को सोचना चाहिए। और ये ढीठ प्रवक्ता, ठीक है, ये ढीठ है। ठीक है केवल जी, ये हर चीज को दूसरे तरीके से लेते हैं। ठीक है केवल जी, जींद पे वापस लौटते हैं। रमन जी, मैं आपके पास आऊंगा। लेके जाओगे साहब? ठीक है रमन जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपका रुख करता हूं। मांगेराम गुप्ता को लेकर हर पार्टी ये चाह रही थी कि वो उनकी उम्मीदवारी ले ले और वो उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे। आखिर क्या अहमियत है मांगेराम गुप्ता की इस जींद उपचुनाव को लेकर, खासतौर पर जींद विधानसभा को लेकर? क्यों हर पार्टी ये चाह रही थी कि वो उनके उम्मीदवार बने? देखिए, अपना मांगेराम गुप्ता जी का अपना जनाधार है जी। वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, जीते हैं, और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और मतलब उनका अपने अग्रवाल समुदाय के अंदर, और वो बड़े जो जी जान से उनको जो समर्पित उनका एक छवि है, निर्विवाद छवि है, और वो एक धाकड़ छवि रखते हैं, और सभी इसीलिए सभी दल जो है उनकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। वो मांगेराम गुप्ता जी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं, वो अपने बेटे की राजनीति के लिए सब कर रहे हैं, और बीच में इस तरह की कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं कि कोई भी दल उनको टिकट दे सकता है। तो उसके पीछे मांगेराम गुप्ता नहीं है, उनके पीछे उनके अग्रवाल समुदाय के वोट हैं, उस पर सबकी निगाहें हैं, और अग्रवाल समुदाय पर मांगेराम गुप्ता जी की पकड़ है। उसी पकड़ के कारण सब लोग उन पर निगाहें लगाए हुए हैं, उस तरफ उनकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है सोनी साहब, यहां पर एक सवाल मैं और जोड़ दूं आपके लिए। जननायक जनता पार्टी, और जिक्र यह भी चल रहा है कि दिग्विजय चौटाला उम्मीदवार हो सकते हैं जींद के लिए जननायक जनता पार्टी से। ऐसे में अगर उनकी उम्मीदवारी होती है तो कितना दिलचस्प हो जाएगा ये मुकाबला? नहीं, मुकाबला तो रोचक रहेगा, लेकिन साथ में ये प्रश्न भी रहेगा, क्या इसके अंदर सिर्फ वही परिवार के लोग ही चुनाव लड़ेंगे? आम कार्यकर्ता को स्थान नहीं मिलेगा। मुकाबला काफी रोचक होगा और काफी संघर्षपूर्ण होगा, मुकाबला होगा, सबकी निगाहें रहेंगी। कांग्रेस से ज्यादा जो चर्चा है आजकल इस बात की है कि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होता है। अभी मैं केवल ढींगरा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे बहुत उम्मीदवार हैं, इसलिए ऐसे इसमें मंथन हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मैं एक प्रक्रियागत सवाल उठाता हूं कि कांग्रेस के लोग दिल्ली में बैठ के फैसला कर रहे हैं। बीजेपी ने चाहे कैसे भी किया, चाहे उनका उम्मीदवार तय था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रक्रियागत अपने पर्यवेक्षक भेजे, कार्यकर्ताओं की राय जानी, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने वहां जाकर कार्यकर्ताओं की राय नहीं जानी। कोई प्रदेश अध्यक्ष मुरथल में बैठकर रणनीति बनाते हैं, एएसएससी के लोग वेणुगोपाल जी दिल्ली में बैठते हैं, मतलब जींद में जाकर कार्यकर्ताओं की राय का कोई महत्व नहीं है। कार्यकर्ता किसको चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इस बारे में कांग्रेस ने भी नहीं पूछा।
अगर जननायक जनता पार्टी का आता मुकाबला रोचक होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की क्या भावनाएं हैं? क्या कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या कार्यकर्ता सिर्फ दरबी छाने तक ही सीमित रह गया है? ये कई तरह के सवाल पैदा होंगे। ठीक है केवल जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, ना तो रणदीप सुरजेवाला के भाई लड़ेंगे, ना हुड्डा साहब के बेटे लड़ेंगे, ना तंवर साहब के कोई भाई लड़ेंगे। हमारे भाई भतीजावाद में नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही लड़ेंगे और जींद के लोग जो हैं वही चुनाव लड़ेंगे। उन्हीं के मंथन के ऊपर जो कैंडिडेट तय होंगे उन्हीं की चर्चा हो रही है। और चर्चा अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हो रही है तो हमारे जो सभी जो हरियाणा के लोग हैं, जो माननीय सारे नेता लोग हैं, वो अपनी अपनी चर्चा रख रहे हैं वहां पे, और वहां पे जो डिसाइड होके चेहरा आएगा वो चुनाव लड़ेगा। और मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं सोनी साहब कि कांग्रेस के अंदर अगर ये बात क्लियर जाएगी तो वो जो चेहरा होगा वो हरियाणा के जींद के लोगों में से एक चेहरा होगा, बाहर का कैंडिडेट नहीं होगा। आपको यह भी बताना चाहता हूं, वहां पे जींद का चेहरा का जिक्र नहीं किया। क्या वो जेपी का बेटा नहीं होगा? आपने जेपी जी का नाम नहीं लिया। नहीं, मैंने कब कहा? मैं तो अभी किसी का नाम तय नहीं है, मैं कैसे किसी का नाम ले दूं? आप कह रहे थे मैं आपको ये कहना चाहता हूं, रणदीप सुरजेवाला जी का भाई नहीं होगा, तो क्या जेपी जी का बेटा नहीं होगा? जो लोग कमेटी में, मैंने आपको फिर बताया, जो लोग कमेटी में है उनका कोई बंदा नहीं होगा। जो लोग कमेटी से बाहर है उनका कोई भी हो सकता है, वो जींद के होंगे। मैं तो जयप्रकाश जी का बेटा की बात कर रहा हूं। स्थानीय केवल जी देखिए, वो स्थानीय लोगों की टिकट जो है, वहां का जो विचार है वो एआईसीसी तय करेगी। और पर्यवेक्षक बने हैं हमारे वेणुगोपाल जी। आप जवाब केवल जी, संभावना है? मैं आपको हाँ ना नहीं कर सकता, मैं आपको हाँ ना किसी की भी नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सभी लोग जो हरियाणा के संबंधित नेता लोग हैं वो अपने अपनी बात रखेंगे हाईकमान तक। हाईकमान किस चेहरे को आगे लाएगी, किसको सक्षम मानेगी, किसके लिए वो करेगी, उसका आज ही रात तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है रमन मलिक साहब, मैं आपका रुख करूंगा। कहा यह गया था कि सबका साथ सबका विकास के नारे पे और विकास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी, लेकिन लग ये रहा है कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर तमाम चीजें तय हो रही हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास में कहां हमने कुछ गलती करी है साहब, ये तो बता दीजिए। नहीं, कहा तो यही जा रहा है कि आपने जातिगत समीकरण देखे हैं और उसके आधार पर केवल जी देखते हैं साहब। ठीक है, केवल जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चुनाव के अंदर समीकरण ना देखना, ये तो फेयर लिस्ट है, एक और विषय बन जाता है। वो तो राहुल गांधी जी का विषय बन जाता है। लेकिन आप विषय ये रहना चाहिए कि आप चुनाव जीतने के लिए और जनता की आशाएं आकांक्षाएं पूरा करने के लिए कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो वो काम कर सकता है, और जनता का विश्वास किसमें है? अगर ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति में जनता का विश्वास है और वो आपकी एक जो भावनाएं हैं, जो आपकी मर्यादाएं हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं पार्टी के, अगर वो उसको फॉलो करने को तैयार है और आपने उसको टिकट दी है तो उसमें क्या गलती है? लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि इसलिए कि एक व्यक्ति जो है उसको साधने के लिए क्या उसके बेटे को टिकट दे के 2 एमएलए कोशिश करना, ये रणनीति ठीक रहेगी? ये न्याय संगत रहेगी? वो भी एक विषय आता है। दूसरा विषय ये आता है जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा है कि आईएनएलडी और जननायक सेवा दल, क्या है, जननायक जनता पार्टी जी, ये दोनों के दोनों अभी पीछे बात चल रही थी, मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि शायद उनके संस्थापकों में से एक चुनाव लड़ सकते हैं जी, तो वो भी गायब हो गए। मेरे को नहीं लगता कि वो सामने आएंगे लड़ने, क्योंकि ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि जींद का उपचुनाव भाजपा स्पष्ट और एक भारी बहुमत से जीतने जा रही है, और यहाँ पे कोई भी अपनी मट्टी पलीत करने को तैयार नहीं है। इसलिए इनको समय लग रहा है इस तरीके से सबको। ठीक है केवल जी, आप लोगों को डर लग रहा है, लिहाजा उम्मीदवार का नाम जो सामने आना चाहिए था बहुत वक्त पहले, वो अब तक नहीं आ पाया है। मलिक साहब क्या कह रहे हैं? ये बाहर से कैंडिडेट लेके आए, जो इन्होंने 36 बिरादरी एक बिरादरी के नारे देते रहे,
4 साल हरियाणा को लड़ाते रहे, आपस में जात बिरादरियों में बांटते रहे। अब ये बाहर से कैंडिडेट लाए हैं, इनका कौन सा बीजेपी का कार्यकर्ता है जो इलेक्शन लड़ रहा है? अब इनको मिर्ची लग गई। अब देखिए इनको मिर्ची लग गई, इनको मिर्ची लग जाती है 2 मिनट में, ये बात बोलने भी नहीं देते। अरे बोलने दे रहे, बोलने दे दीजिए मलिक साहब, सुनिए मलिक साहब, आप बोलो, ठीक है, आप बोलिए, आप बोलते हो, आप मिर्ची मत खाया करिए 1 मिनट में, आप सुन लीजिए ना। आपको कैंडिडेट इधर उधर से लाना पड़ता है, आपको आपने सुन तो लीजिए ना, आप सारे मेयर के चुनाव में देख लीजिए कहां से पकड़ के लाए थे आप। ठीक है, आप इधर भी यही काम कर रहे हो और ये आपका दिख रहा है कि आपने आप समीकरणों के हिसाब से चल रहे हो। अब आप जो अभी सोनी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया, आप सुनिए, आप बोलोगे ना बुरा मत लगाइए ना प्लीज, आप भाई हो मेरे, आप बुरा मत लगाइए, आप भाई हो मेरे। 12 अभिव्यक्ति आप आंकलन कीजिए, सुनिए, आप मेरी भाई हो, आप सुनिए। 12 गुड़गांव का जिक्र चेक करिए, आप चेक करिए, वहां पे जो धांधली हो रही है, आपका इलाका है, जहां 12 में इतने करोड़ों की धांधली हो रही है और आपकी नाक के नीचे हो रही है धांधली, और बीजेपी के लोग कर रहे हैं धांधली। आप देख लीजिए, उसको चेक करिए, कितने हजारों करोड़ का घोटाला है। अरे कहां से उसकी जिक्र कीजिए, आप चेक करिए, आप अच्छे नेता हैं, आप चेक करिए और आंकलन करना उसका। पहले आप चेक करना कितने हजार करोड़ के कौन डकार गया। पकड़ के लेकर आए थे राहुल गांधी को। अरे बताइए, वो तो आप मेरे को एक बात बता दें, वो क्या ढोल लंगर है? आप मेरी बात सुन लीजिए, आप किसी की भी आपको क्यों मिर्ची लग जाती है? हमारी तो आप हमारी तो टेंशन छोड़े ना। आप पहले ये देखिए कि जो सब जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली, मैं ये पूछना सुन लीजिए ना, जानवर है जो अरे सुनिए, अरे भैया सुन तो लीजिए, जीरो टॉलरेंस, ये जीरो टॉलरेंस इस सरकार की कहां गई? ये जीरो टॉलरेंस कहां गई? ठीक है मलिक साहब, इतने 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। मलिक साहब, केवल ढींगरा जी बताइए, डाडम घोटाला हो गया गुड़गांव का। ढींगरा जी चलिए जींद पे लौटते हैं। ढींगरा जी, अब एक सवाल इस बात को लेकर कि जींद को लेकर, रमन मलिक साहब, जींद को लेकर सरकार ने क्या कुछ ऐसा किया जिसको आप जनता के सामने रखने वाले हैं, और उसके काउंटर में केवल जी आप वो मुझे बताइएगा कि किन मुद्दों को आप लोग उठाने वाले हैं। मलिक साहब ऐसा है, सबसे पहली बात, जहां तक बात आती है जींद की चुनाव की जी, और जींद में करे गए काम की, मेरे को स्मरण होता है कुछ समय पहले आप लोगों ने, टोटल टीवी ने ही एक सर्वे करा था जींद में जी, और उस सर्वे के अंदर 2 कॉम्बिनेशन क्या किया 4 साल में? आपने 4 साल में जींद में क्या काम किया वो गिना दो। केवल जी रिस्पॉन्ड करने दीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूँ। केवल जी आप बोलो तो मैं अभी आपको लिस्ट भेज देता हूँ, अगर इतना समय मेरे को चैनल दे तो मैं सारी लिस्ट पढ़ देता हूँ। केवल दीजिए ना मलिक साहब, मैं दे रहा हूँ। अरे मलिक साहब आप बोलिए, केवल जी आते हैं। दे रहा हूँ जी। तो जब आपने वो सर्वे करा था जी, तो 2 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से आई थी जी, कि एक, अगर मिड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ते हैं तो वो एक ऐसी विजय होगी जो कि अस्मरणीय होगी। नहीं, किसी कैंडिडेट का नाम नहीं था। ये कि मिड्डा साहब का अपना एक जो भी व्यक्तित्व रहा और भाजपा के करे हुए कामों का, ठीक है, ये भीतरगत ये सब जगह एक प्रखर रूप से आया था। ठीक है, अब आ जाती है बात इनकी कि इन्होंने बोला कि जी आप ये बताइए कि आपने करा क्या। जी, बिल्कुल उचित सवाल है साहब, आप ऑपोजिशन में, आपको जरूर पूछना चाहिए कि सत्ता दल ने करा क्या। ठीक है, क्योंकि होता ये है कि बेशक उस समय मिड्डा जी, जो स्वर्गीय मिड्डा जी थे, वो INLD के टिकट पे जीते हुए थे, लेकिन माननीय विधायक थे, इसलिए इस सरकार ने तो आपके लोगों के साथ भी कोई ये नहीं करा कि आपने जो काम बोला वो ना करा। तो मैं शुरू करता हूं साहब कि सबसे पहले तो 26 एकड़ जमीन, अंदाजन 400 करोड़ रुपए का एक अनुदान मेडिकल के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया। कोई 63,000 किसानों को 43 करोड़ रुपए से ऊपर की एक जो राशि थी वो दी, ताकि जो उनका नुकसान है वो भरपाई हो। सूक्ष्म सिंचाई के अंदर काम करा गया।
कोई एक वेटनरी हॉस्पिटल था वो उसको करा गया, तहसील का दर्जा दिया गया एक दो जगह को, एक जगह विधानसभा क्षेत्र में 3 गौ संरक्षण के स्थल खोले गए, पशुधन बीमा योजना के तहत वहां पे काम हुआ, एक उसके बाद देसी गायों के लिए डेयरी की योजना के तहत डेयरियां खुलवाई गई, उसके अलावा नई अनाज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी लिस्ट दे देता हूं, मेरे पास कोई 100-125 कामों की लिस्ट है, वो मैं आपको दे देता हूं। ठीक है रमन जी, अब केवल जी का काउंटर ले लेते हैं। केवल जी, काम तो किया, कह रहे काम किया है हमने, हॉस्पिटल के बेड लगाए हमने, आप मेरे को ये गिना दे हॉस्पिटल में 1 रुपया भी अगर इन्होंने दिया हो, झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 100 बेड से 200 बेड का काम तो कांग्रेस की सरकार में हुआ था, आज वहां पे कोई बेड नहीं है, 200 के 200 ही हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल के लिए, दूसरी हॉस्पिटल के लिए। वेटरनरी हॉस्पिटल तो एज इट इज बंद पड़ा है, उसकी हालात बहुत खराब है, वो तो काम करने योग्य ही नहीं है, ना कहां ना कोई डॉक्टर है उसके अंदर। आज की डेट में सारे डॉक्टर जो हैं इनको रिटायर कर दिया इन्होंने 60 से 58 साल करके, आज की डेट में बुरी हालात है उसकी। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, इन लोगों ने कोई भी काम जींद के अंदर 4 साल के अंदर नहीं किया, एक बार भी मुख्य जींद के अंदर मुख्यमंत्री ने नहीं किया, और कोई काम वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की। ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूं, समय कम है, वीरेंद्र सोनी जी मैं आपका रुख करूंगा। आप चुनाव को लेकर, बस स्टैंड को चुनाव को लेकर जो अब समय बचा है उसमें रूरल मतदाता और अर्बन मतदाता वो क्या निर्णायक साबित हो सकते हैं? क्योंकि जननायक जनता पार्टी जिस तरह से उभार पर है इस वक्त, वो कहीं टर्निंग पॉइंट बन सकता है। नहीं, बिल्कुल अवश्य है। जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार पर बहुत निगाहें लगी हुई हैं। उस राजनीति की क्या दिशा जाएगी, किस तरफ राजनीति मुड़ने जा रही है, हरियाणा की राजनीति, ये उस पर टिका हुआ है। वैसे तो देखो, ये सभी राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा है, लेकिन नेताओं की परीक्षा अलग से है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हालांकि उनको पार्टी हाईकमान ने अगले चुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया हुआ है, लेकिन इस पर भी उनकी अपनी निजी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। कांग्रेस की तरफ से किस गुट का प्रत्याशी आता है, उस गुट के नेता की भी प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। और जननायक जनता पार्टी के अस्तित्व की, अभय चौटाला जी की और दिग्विजय दुष्यंत की बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई बनी हुई है। इसमें कौन सा उभार रहेगा, किस नेता की छवि कितना जाकर उभरती है, ये सब ये चुनाव जींद का जो उपचुनाव है ये तय करेगा। ये हरियाणा की राजनीति की भावी दिशा जो है ये चुनाव तय करने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। रमन मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, केवल ढींगरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने इस चर्चा को सार्थक बनाया। तो जींद के उपचुनाव को लेकर अब उम्मीदवारों के नाम सामने आने लगे हैं, यानी अब इस रण में बहुत सी सियासत होगी, बहुत से चुनावी वादे होंगे, घोषणाएं होंगी और नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।